हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे क्लास 7 के अध्याय 4 की, जो है मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी। मतलब आज इस चैप्टर में मुग़ल पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासन के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। मतलब जहाँ पर संस्कृति इतनी भिन्न भिन्न थी, लोग भी इतने भिन्न थे, तो वहाँ पर शासन करना बहुत मुश्किल कार्य था जो मुग़लों ने किया। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुग़लों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। मतलब जो छोटे छोटे प्रकार के लोग ही छोटे शासक कर पाए, जो बड़े बड़े शासकों ने नहीं किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। मतलब इनका विस्तार 16वीं सदी से स्टार्ट होता है और फिर 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। मतलब 16वीं सदी से इनका आरंभ होता है और धीरे धीरे करके संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। मतलब जो उन्होंने विचार लागू किए थे कि किस तरीके से क्या चलेगा, वो राज्य के पतन के बाद, मतलब मुग़लों के जाने के बाद भी वे चलते रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सकें, मतलब अपने से ज़्यादा दूर ना रख सकें। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुग़ल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीन से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मतलब आज हम देखते हैं कि जब भी स्वतंत्रता दिवस होता है तो लाल किले से ही मतलब राष्ट्र को संबोधित किया जाता है। तो हम बात करेंगे मुग़ल्स कौन थे। मुग़ल जो थे महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज़ खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे, के उत्तराधिकारी थे। मतलब वो अपनी माता की ओर से मंगोल शासक के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से ईरान, इराक तथा वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। मतलब लोगों के हिंसा की उनने ज़्यादा, इसलिए उससे वो अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते थे। यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रति योगियों, उज़्बेकों से भी संबंधित थीं। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर की वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। इसलिए गर्व करते थे क्योंकि उन लोगों ने ज़्यादा कब्जा किए और ज़्यादा जीत हासिल की। उन्होंने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। मतलब उन्होंने अपने वंशों का चित्र के द्वारा प्रदर्शन किया। अब हम बात करते हैं मुग़ल में सैन्य अभियान कैसा था। प्रथम मुग़ल शासक बाबर, जो 1526 से 1530 तक जिनका शासनकाल रहा, उन्होंने जब 1494 में फरगान राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मतलब सबसे पहले बाबर आते हैं और उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी और उन्होंने अपना राज्य का अधिकार प्राप्त कर लिया। मंगेलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। मतलब बहुत स्ट्रगल करने के बाद, भटकने के बाद उसने काबुल पर कब्जा कर लेता है। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। मतलब पानीपत में जो युद्ध हुआ, वहाँ इब्राहिम लोदी से बाबर ने युद्ध किया, उन्हें हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे उत्तराधिकारी की मुग़ल परंपराओं की। मतलब उनकी क्या परंपराएं रहीं। मुग़ल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे शहदायत की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समसत पुत्रों में कर दिया जाता था। आप मतलब वह इस तरीके से नहीं करते थे कि जो बड़ा बेटा है उसी को शासन मिले, उसी को उत्तराधिकारी बनाया जाए। इस तरीके से वह नहीं करते थे। वह ऐसे करते थे कि सबको अपने हिस्सों में बांट दिया जाता था और जो जहाँ ज़्यादा अच्छे से शासन कर पाए, उस तरीके से। मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध।
मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मतलब जो लोग उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, इससे वे अलग रहते थे, उससे स्वीकार नहीं कर पाते थे, उनसे हमेशा लगातार अभियान करते रहे, उनसे युद्ध करते रहे। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत सब इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किए। मतलब जो लोग उनकी सत्ता स्वीकार कर लेते थे वह उन्हें कई पद भी दिए जाते थे, और जो अपनी बेटियों को विवाह मुगलों से कर देते तो उन्हें भी उच्च पद प्राप्त होते थे। लेकिन इसके विरोध में कई लोग भी थे। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानी व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरों वतन जागीरों के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन है। मतलब जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे, उन्होंने इनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बहुत समय पश्चात इन्हें भी करना पड़ा। फिर इन्हें सम्मानपूर्वक, इन्हें अपमानित नहीं किया गया, इन्हें सम्मान से वापस दे दिया गया, और इसी कारण से वह इतने फेमस हो गए थे। अब हम बात करते हैं मानसबदार और जागीरदार की। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगल ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। मतलब भिन्न भिन्न तरह के लोगों को भी अपने शासन में नियुक्त करने लगे। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ अनेक शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफगानों, राजपूत, मराठों और अन्य समूह को भी सम्मिलित किया गया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मतलब जो उनके सेवादार थे, नौकरशाह थे, उन्हें मनसबदार कहा गया। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता है। मतलब जिन्हें कोई पद दिया जाता है सरकारी, उन्हें मनसबदार बोलते हैं। ये मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी थी जिसके जरिए जिसके जरिए कुछ पद दिए जाते थे, जैसे कि पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। मतलब जितनी बड़ी जात होगी उसे उतना ही प्रतिष्ठित माना जाता था, और उसका वेतन भी अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मानसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मानसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मानसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते, जिन्हें जागीर कहते हैं, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरदारों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। मतलब उन्हें सिर्फ राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार रहता था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्र करते थे, और जो भी उनके नौकर इकट्ठा करके लाते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। मतलब उन्हें कोई और जगह भी पद मिलता था, वो कहीं और भी नौकरी पेशा में थे, उसके बाद भी वे कर इकट्ठा करते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मानसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मानसबदार के वेतन से बहुत कम मिलता था। मतलब जो राजस्व जो कर मिलता था वह मानसबदार के वेतन से पहले तो बराबर के आकलन में मिलता था, लेकिन जब औरंगजेब आए तो ये बहुत कम हो गया। मानसबदार की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिनके कारण उन्हें जागीरें मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं कर पाया।
इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़े। मतलब जो राजस्व वसूलते थे वो किसानों से ही वसूला जाता था, तो उन्हें बहुत दिक्कत आने लगी थी। जब्त और ज़मींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। मतलब जो उनकी आमदनी थी वह किसानों की उपज से ही मिलती थी, वहीं से राजस्व फिर वसूलते थे। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। मतलब वहाँ पे कोई मुखिया रख दिया जाता था या फिर कोई सरदार के माध्यम से वहाँ से इकट्ठा किया जाता था राजस्व। समुचित मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल, जो 1570 से 1580 तक रहा, के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। मतलब जितनी फसल उसी हिसाब से उन्होंने कर निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे प्रांत को जो राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। मतलब जो अकबर के टाइम पे जो कर इकट्ठा किया जाता था उसे जब्त बोलते थे, और वह फसलों के आधार पर कर इकट्ठा करते थे, जिसकी जो फसल हो उस हिसाब से। ये व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, जहाँ सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। मतलब जहाँ मुगल शासक का सीधे अधिकार नहीं था, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ये संभव नहीं हो पाया, और जहाँ जहाँ ये था वहाँ अच्छे से सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया गया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी की आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। मतलब जहाँ उनसे ज़बरदस्ती कर वसूला जाता था, ज़बरदस्ती की जाती थी, वहाँ पे वो लोग विद्रोह भी कर देते उनके खिलाफ। मुगल सत्ता के खिलाफ भी उन्होंने कुछ विद्रोह भी किए थे, और जो मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती के रूप में देखा गया। हम बात करते हैं एक छोटी सी जानकारी में, जो है अकबरनामा और आईने अकबरी। मतलब ये क्या है? अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक है अकबरनामा। मतलब अकबर जो रहते हैं वह अपने शासनकाल का इतिहास लिखवाना चाहते हैं कि उनके जो वंशज थे, मतलब जो उनके पूर्वज थे, उनसे लेकर और अपने बारे में लिखवाना चाहते थे, जिसे अकबरनामा के नाम से जाना गया। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटना का विवरण देते हैं, और तीसरी जिल्द आईने अकबरी, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य की भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। मतलब जो तीसरी जिल्द है जिसे आईने अकबरी बोलते हैं, उसमें कैसी क्या संस्कृति थी, कैसी परंपराएं थी, वहाँ का राजस्व कैसे लिया जाता था, कैसे क्या, ये सब कुछ उसमें बताया गया। तो हम देखते हैं अब जहांगीर के दरबार पर नूरजहाँ का प्रभाव। महरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसके नूरजहाँ का खिताब मिला। नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, तो दूसरी ओर ये वाक्य रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा गया। मतलब उन्होंने नूरजहाँ के सम्मान के प्रति उन्होंने सिक्के जारी करवाए, जहाँ एक तरफ खुद के बारे में और दूसरी तरफ रानी के नूरजहाँ के बारे में बताया गया। बाईं ओर दिए गए दस्तावेज नूरजहाँ द्वारा जारी किए गए आदेश हैं, जहाँ चौकोर मोहर बनती थी। उदात और महान महारानी नूरजहाँ बादशाह बेगम का आदेश गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसे वैभवशाली बन गईं। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। अब हम देखते हैं सुलह ए कुल।
अकबर की सुलह एक कुल की नीति का उनके पुत्र जागी ने इस प्रकार वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों का और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए इसकी विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्म के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह की, जहाँ सहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति, सुलह एक कुल के सिद्धांत का पालन किया। मतलब इसमें बताया गया कि सभी प्रकार के वर्ग और सभी प्रकार के धर्म एक ही जगह इकट्ठे होते थे और कुछ ईसाई और यहूदी भी एक ही गिरजाघर में प्रार्थना करते थे, सब लोग इकट्ठे होकर। तो हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी में और उनके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया, जैसे कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। मतलब जो विदेश से लोग आए थे, उन्होंने अपनी कहानियों में इन्हें बहुत धनी होते हुए वर्णित किया। परंतु यही यात्रा इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती हैं। शहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मानसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। मतलब जो असमानताएं थीं, सामाजिक असमानताएं, उन्हें इन्होंने दर्शाया। कुल मानसबदार की एक छोटी संख्या, जो 5 से 6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मानसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। मतलब जो मुगल सम्राट थे, वह जो राजस्व इकट्ठा होता था मानसबदारों के द्वारा, तो वह अपना ज़्यादातर भाग वेतन पे और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्च और शिल्पकार और किसानों को लाभ होता था, जो कि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। मतलब उन लोगों से इतना धन वसूला जाता था, वह इससे मतलब बहुत कम मात्रा में ही उनका काम चल पाता था। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के अतिरिक्त संसाधनों में औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठा पाते हैं। मुगल के कुलीन वर्गों के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। मतलब उनके मुगलों के कुलीन वर्गों के हाथों में बहुत धन था, बहुत संसाधन थे, जिनके कारण वह अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जिससे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई। वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। मतलब जैसे जैसे ये सम्राट पतन की ओर बढ़ने लगे, और वहाँ पे जो भी सेवक थे, जो भी शक्तिशाली जो भी लोग थे, वह अपना शक्तिशाली केंद्र बनाने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। मतलब जो दिल्ली के मुगल सम्राट थे, वह उन्हें स्वामी मानते रहे और अपनी जगहों पर, कुछ जगहों पर नियंत्रण करते रहे। 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। मतलब लास्ट में 18वीं शताब्दी तक आते आते वह स्वयं अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने लगे, स्वयं अपना शासन करने लगे थे। तो ये चैप्टर होता है समाप्त। तो इस चैप्टर में हमने मुगलों के बारे में पढ़ा कि उनका कैसा शासन था, कब से कब तक था, कौन कौन आया, इस बारे में। तो हमने कुछ उपयोगी शब्द यूज़ किए, जैसे मुगल, मनसब, जागीरदार क्या होता है, इनके बारे में जाना, जात, सवार, सुलह कुल ये क्या था, इसके बारे में भी पढ़ा, ज्येष्ठ अधिकार, सहदायत, जब्त और ज़मींदार, इन सब के बारे में पढ़ा। तो हम मिलेंगे अब अगले चैप्टर में।